न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मशहूर शेफ विष्णु मनोहर का फेसबुक अकाउंट हुआ है। नागपुर में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन। उधर पर सरकार की खास नजर। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मशहूर शेफ विष्णु मनोहर का फेसबुक अकाउंट हुआ है। नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर का फेसबुक अकाउंट हैक करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हैकरों ने अश्लील पोस्ट डाल दी। विष्णु मनोहर ने इस संबंध में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल अभी तक अकाउंट को रिकवर नहीं किया गया है। शेफ विष्णु मनोहर ने कहा है कि कई लोग उस पेज को छोड़ रहे हैं और कई लोग उनसे पूछ रहे हैं कि वह विष्णु मनोहर को फोन और मैसेजेस के जरिए संदेश क्यों भेज रहे हैं। इसलिए उन्होंने फैन से अपील की है कि वे गलती से भी इस अकाउंट के लिंक पर क्लिक ना करें और मैसेजेस पे भरोसा ना करें। या कारणासाठी तुम्हाला बोलवावं लागेल असं मला कधी पण वाटलं नाही। गेल्या 35 वर्षापासून या क्षेत्रात असल्यामुळे नेहमी काहीतरी आनंदाची एखादी बातमी किंवा काहीतरी वेगळं घडणार असेल तर आपण भेटत असतो। पण ही जी बातमी खरीच क्लेशदायक आणि दुःखदायक आहे की गेल्या 10 दिवसापासून मास्टर रेसिपीज नावाचं आमचं एक चॅनल आहे, त्याच्यावर आम्ही फक्त फूडशी रिलेटेड रोज 3 वेगवेगळ्या रेसिपीज टाकत असतो किंवा टिप्स टाकत असतो। 35 वर्षापासून खानपान या क्षेत्रामध्ये असल्यामुळे या विषयाशी संबंधित सगळं जे काय सखोल ज्ञान आहे ते जगत मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो। जवळपास 55 पुस्तकं मी लिहिली आणि हे करत असताना माझा व्यवसाय सुद्धा याचाच आहे। त्याच्यामुळे मी व्यवसाय आणि त्याच्यामध्ये खुश असतो किंवा असू शकलो असतो, पण तरी की एक चांगली खाद्य संस्कृती निर्माण व्हावी, घडावी, लोकांना चांगले चांगले पदार्थ करता यावे, बघता यावे म्हणून YouTube आणि फेसबुकचे माध्यम घेतलं। तर हे करता करता लोकांना त्या रेसिपीज आवडत गेल्या। जवळपास 4.5 लाखाच्या वर याच्यामध्ये सबस्क्रायबर झाले फेसबुकला आणि 1 मिलियनच्या वर युट्यूबला झाले। तर फेसबुक हे असं माध्यम आहे की ते इमिडिएट सगळ्यांना दिसतं। युट्यूबमध्ये तुम्हाला स्पेशली जावं लागतं। तर फेसबुकमध्ये त्या रेसिपीज येत असताना लोकांना आवडत गेल्या आणि एवढे वेगवेगळे सबस्क्रायबर्स तयार झाले आणि त्यांच्या डिमांडनुसार मी छान छान पदार्थ त्यांना देत होतो। आणि हे अचानक मध्ये 10 दिवसापूर्वी ते चॅनल हॅक झाल्याचं लक्षात आलं आणि पहिले तर मला एकदम म्हणजे काय करावं हे सुचलं नाही आणि नंतर मग बाकीच्या संबंधित लोकांना सांगितलं की असं असं झालेलं आहे आणि याच्यातून सावरतो की नाही त्यांनी लगेच दुसरी पोस्ट टाकली। अत्यंत अश्लील आणि घाणेरड्या अशा पोस्ट आहेत आणि काही पोस्टमध्ये तर त्यांनी फूडशी रिलेटेड एखादं फळ, एखादं भाजी असं दाखवून की त्याच्यातून ते फळ किंवा भाजी पाहिल्यावर घाणेरडं चित्र तुमच्या डोळ्यासमोर येईल असा प्रकार सुरू केला आणि मध्येच हिंदी मध्येच इंग्लिश असे हे सगळे फोटोज आणि व्हिडिओज तो टाकतोय। मी सगळीकडे खूप प्रयत्न केले, हॅकर्स लोकांना भेटलो, त्याच्यानंतर सायबरला कंप्लेंट केली, पोलिसांना कंप्लेंट केली। नुसतीच नागपूरला नाही, मी पुण्याला सुद्धा केली, मुंबईला केली, त्याच्यानंतर अमेरिकेत सुद्धा मी फेसबुकच्या ऑफिसमध्ये कंप्लेंट केली आणि एवढं मोठे अजून त्याच्यात काही झालं नाही। महत्वाची गोष्ट अशी की दुःख जेव्हा लागलं कधी की काही सबस्क्रायबर्स होते की त्यांनी समजलं आणि त्यांनी सूचना केली। म्हणजे कित्येक माझे मराठी चित्रपट मंडळी, डिरेक्टर्स, ऍक्टर्स या सगळ्यांनी मला फोन करून आणि काही मदत हवी का म्हणून विचारलं। पण काही लोकांनी म्हटलं की अरे काही मेसेजेस असे आले की तुम्हाला लाज वाटते असतात आणि इतकं म्हणजे अपार प्रेम दिल्यानंतर जेव्हा यांचेच जे फॅन फॉलोअर्स असतात ते असं म्हणतात तेव्हा खरंच मनाला कुठेतरी नशीब होतं। सगळे मला लाज वाटत नाही ना, खूप असं क्लेशदायक आणि वाईट वाटतं। ठीक आहे, त्यांना कदाचित लक्षात नसेल आलं की मी टाकतो आहे असं त्यांना वाटलं असेल, पण असं जेव्हा होतं तेव्हा खूप वाईट वाटतं, खूपच त्रास होतो या सगळ्या गोष्टीचा। म्हणजे मध्ये मी 2-3 दिवस फोन सुद्धा बंद करून ठेवला होता, मेसेजेस नाही, व्हॉट्सअप जवळपास 2,500 व्हॉट्सअप मी पाहिले नाही किंवा पुन्हा त्याच्यात तेच असेल आणि
मला सायबरवाल्यांनी सुद्धा तसा सपोर्ट केला, म्हणजे माहिती दिली वेगवेगळी, काय पोलीसमध्ये सुद्धा त्यांनी एक कंप्लेंट घेतली. आणि काही असे हॅकर्स आहेत किंवा सायबर एक्सपर्ट आहेत की त्यांनी सुद्धा याच्यात मला मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे, परंतु होत काही नाही आहे. त्याच्यामुळे तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत हेच सगळ्यांना सांगणं आहे की बाबा असं जर तुम्हाला कोणाला काही मदतच करायची असेल तर तिथे हेल्प म्हणून येतात, हेल्प मास्टर येते तर तिथे क्लिक करून ती कंप्लेंट करा. आणि ते जे काय चित्र किंवा विचित्र असे व्हिडिओ देतात तर त्याला कृपया क्लिक करू नका, चुकूनही क्लिक करू नका, कारण त्याला क्लिक केल्यानंतर तुमचं सुद्धा चॅनल किंवा तुमचं जे काय अकाउंट असेल ते हॅक होऊ शकतं. आणि हे हॅक केल्यानंतर त्यांना सुद्धा अशाच याच्या त्रासातून जावं लागू शकतं. एवढंच मागत नाही, बोलणं झाले नाही, 10 ते 12 दिवस झाले आणि कंप्लेंट्स सगळीकडे केल्या. म्हणजे आता तुम्हाला सांगितली सर की पुण्यातूनही कंप्लेंट केली, बंगळुरू केली, नागपूरहून केली, अमेरिकेत सुद्धा फेसबुकला कंप्लेंट केली. पुढे हॅक केलं काही माहिती वगैरे पडली का? नाही नाही, चॅनल हॅकच आहे आणि रोज घडणारे व्हिडिओज टाकताय, तुम्ही त्याच्यात हे करू शकता. हे जे काम केलं आहे ते कुठेतरी अमेरिकेचा बाजूचा देश नाही, मेक्सिको वरून हे काम झालं. पण त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा त्यांनी इंग्लिश टाकले आणि आता हिंदी हे करायला लागले, त्याच्यामध्ये करायला लागले. संस्था वगैरे आहे किंवा NGO वगैरे काही असं? बऱ्याच ठिकाणी अकाउंट काढल्यानंतर तिथून फोन येतो आणि पैशांची मागणी खंडणी वगैरे मागणी. नाही, खंडणी अजून मागितली नाहीये, पैसे नाही मागितले. तुमचं एकदा याच्या पहिलेही काही असा एक इन्सिडेंट झाला होता की आता सेकंड फोनला त्यांनी काही असं केलं असेल? मागे जेव्हा असं झालं होतं तर तेव्हा त्यांनी फोन नाही केला, त्यांनी मेसेजिंगवरच संपर्क साधला. तो मेक्सिकनच होता आणि त्यांनी पैसे जे मागितले ते बिटकॉईनच्या रूपात पैसे मागितले होते. पण मी त्याला दिले नाही, म्हटलं ठीक आहे आता गेलं तर गेलं, आपल्याकडे तेवढे पैसे नव्हते, द्यायचेही नव्हते मला पैसे. आणि मग काही दिवसांनी ते आमचं एक नाशिकचे आमचे मित्र आहेत तर त्यांनी प्रयत्न करून ते सोडवलं पैसे. पण बरेच 6 महिने वगैरे गेले. पण त्या चक्करमध्ये जेव्हा माझं पेज मॉनिटाईज होत होतं, मला पैसे फेसबुककडनं मिळणार होते, तर ते त्याच्या अकाउंटला जायला लागले होते. ते अजूनपर्यंत मला मिळालेच नाही कधी. तसं तुम्ही सांगितलं की फेसबुककडे तुम्ही कंप्लेंट केली आहे, तिथून काही रिप्लाय आला असेल की आम्ही नाही. फोनवर ठेवतो? नाही, काही नाही, अजून काही नाही. हॅक झाल्याचं तुमच्या केव्हा लक्षात आलं? सकाळी 7 वाजता, 6:30-7ला माझ्या लक्षात आलं. ते 4-4:30 वाजता काही फॅन्स लवकर उठतात तर त्यांनी पाहिलं आणि मला फोन केला 6-6:30. यामागे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्रच आहे का नेहमीसारखं? हो, म्हणजे मेक्सिकन कोणी माणूस आहे, आता बाईचं नाव दिसत आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणत्या तरी, की तिने ते पेज हॅक केलंय. आता याच्या पुढची प्रोसेस तुम्ही काय करायचा विचार केला? प्रोसेस आता वेट अँड वॉच. तुम्हाला सांगायला मला हे म्हणजे 4.5 लाख जवळपास हे होते, त्यातले 1 लाख सबस्क्रायबर्स कमी झालेत आता. 1 लाखच्या वरच रोज ती संख्या वाढते. आणि तुम्हाला कल्पना असेल म्हणजे कित्येक सगळी मंडळी या क्षेत्रातली आहे की एक सबस्क्रायबर जमवायला किती कष्ट पडतात, एक सबस्क्रायबर जमा करने के लिए. और हे म्हणजे असं सहज आपल्या हातून सगळं जात आहे तर त्याचं खूप वाईट वाटतं. म्हणजे मी तर आता म्हणजे विचार केला की फेसबुकवर सगळं बंद करून घरी बसावं, काही करावं. पोलिसांचं सहकार्य समाधानकारक लाभला का गेले? कारण 10-12 दिवसाचा कालावधी मोठा असतो, या सगळ्या गोष्टी रिकव्हर करण्यासाठी त्यांना पण पुरेसा वेळ मिळाला. पोलिसांचं सहकार्य किंवा सायबरचं सहकार्य समाधानकारक म्हणजे ते मदत सगळी करतायत, बोलतात व्यवस्थित, गायडन्स व्यवस्थित देतात. पण शेवटी काय आहे की एंड ऑफ द स्टोरी ते काहीतरी व्हायला पाहिजे, ते होत काहीच नाहीये. मे बी ते त्यांच्या हातात नसेल किंवा त्यांच्या अजून लक्षात आलं नसेल. पण मला कोणी म्हणजे असं हे नाही केलं. सगळं म्हणजे सहकार्याची भावना सगळ्यांमध्ये आहे, पण होत काहीच नाही. पुलिस की तरफ से फेसबुक से कांटेक्ट किया गया है क्या आपके रिगार्डिंग? वो करते हैं उनके हिसाब से. हम जब कंप्लेंट करते हैं उसकी एक रिसीट हमें मिलती है तो वो अपने हिसाब से कांटेक्ट करते हैं, बट अब तक उसको कुछ सुना नहीं. और मेरा कहना एक ही है कि इतना सब ये होता है, इतना बड़ा तो एक किसी के कारण ऐसा सारा इतने साल की जो मेहनत है, 30-35 साल की, 30-35 वर्षाची, त्याची एका क्षणात धुळीला म्हणजे इज्जतच धुळीला घेते. जसं तुम्हाला आता मी सांगितलं की तुम्हाला लाज वाटत नाही का अशा प्रकारचे व्हिडिओ तुम्ही टाकताय, तुम्ही एक शेफ आहात. तर ते रताळ्याचा व्हिडिओ, ती रताळ्याचं तुम्ही पराठे शिकवायचं हे काय दाखवत
खूप वाईट आहे. पण हे डिजिटल युग आहे विष्णू मनोहर साहेब, तर जे पण सबस्क्रायबर आहे त्यांना तर माहिती नाही की आजकाल हॅक होत आहे. नाही, नाही. इतके वर्ष तुम्ही काही केलं नाही आणि अचानक हे कसं काय? नाही तर एखादं कोणीतरी असतं त्याच्यामध्ये, मी तेच म्हटलं मागाशी, किंवा त्यांना लक्षात नसेल आलं की हे विष्णू मनोहर टाकत नसतील. पण हे जेव्हा आलं तेव्हाच मला खूप असं हर्ट झालं. एखादाच असेल, बाकी सगळे नाही. म्हणजे माझे प्रतिष्ठेला तडाच गेलेला असतो हा. एक प्रकारे. इतक्या वर्षापासून जी ती प्रतिष्ठा तुम्ही बनवली आहे सोडून त्याची बस तेवढीच मागणी आहे. आणि या पुढे असं काही घडू नये असं कठोर पावलं सरकारने उचलायला पाहिजे काहीतरी, की आणि करू शकतो आपण. याच्याकडे विशेष म्हणजे तसा दुर्लक्षित प्रकार आहे. होता है, हो जाएगा कवर, रिकवर हो जाएगा वगैरे अशी उत्तर असतात. त्यापेक्षा याच्यावर काहीतरी निर्बंध घातल्या गेले पाहिजे अशी मनापासून इच्छा आहे. आणि मी सांगतो की बाबा, मी पहिलेही सांगितलं की फेसबुकमधून मला पैसे आता मिळतच नव्हते. आधी पण अगदी म्हणजे जस्ट सुरुवात झाली होती, काहीतरी $80-100 आले. म्हटलं आता सगळं तेवढ्यात ते पेज हॅक झालं. आणि आता निव्वळ फक्त लोकांना चांगले वेगवेगळे रेसिपीज मिळावे, कळावे, चांगले पदार्थ त्यांना समजायला यावे म्हणून हा प्रयत्न सुरू होता. पण ते असं सगळं झालेलं आहे. तसं आपण शोधायला पाहिजे, नक्कीच करायला पाहिजे. म्हणजे आज प्रश्न सगळे लोक म्हणतात आप इतके साल से कर रहे, आपली कुछ गिअर नाही क्या. अरे मला माहिती आहे, 2 टाइम ऑथेंटिफिकेशन असतं, भरपूर त्याच्यामध्ये हे असतात. ते सगळं करून सुद्धा हे असं होतं. तर हे म्हणजे कुठेतरी काहीतरी लूपहोल्स असतील आणि ते होत असेल. क्या है का? देखिए, तकरीबन 30-35 साल से मैं खान पान के क्षेत्र में हूँ और खाना बनाना, खाना खिलाना मेरा शौक है. तकरीबन 55 किताबें अब तक मैंने लिखी और इसके जरिए लोगों को अच्छा कैसे खाना बनाए, कैसे खिलाए, ये हमेशा प्रयास मेरा रहा. और यही मेरा रोजमर्रा की जिंदगी का काम भी है. इसी से मेरा बिजनेस चलता है. पर एक बात ध्यान में आई कि ठीक है, इसके कारण मैं तो काम कर रहा हूँ, पर लोगों को पता चलना चाहिए अच्छा क्या है. तो इसलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला और फेसबुक चैनल है जिसमें मास्टर रेसिपीज के नाम से मशहूर है. तकरीबन 4-5 साल से चैनल चल रहा है और 2000 से ज्यादा अब तक रेसिपीज इसमें मैंने डाली है. और ये फेसबुक पे रोज तकरीबन 4 रेसिपीज अलग अलग जाती है. 4500 से ज्यादा फॉलोअर्स है और फेसबुक से पैसा आता है ऐसे नहीं है, इसमें नहीं आते थे. केवल एक अपना शौक पूरा हो रहा, लोगों को अच्छा कुछ तो दिखा रहे, ये एक इच्छा थी. और ये तकरीबन 10 दिन से ये चैनल किसी ने हैक किया है. और ये चैनल जो है हैक करने के बाद केवल वहीं पे नहीं रुका वो, इसके पहले हैक हुआ था. बट उसने कुछ 3-4 दिन के बाद उसने एक मैसेज भेजा, बिटकॉइन में मुझे पैसे मांगा. मैंने मना किया. चैनल ऐसे ही चलता रहा. फिर 5-6 महीने के बाद वो चैनल हमें रिलीज होगा. पर इस टाइम उसने ना पैसे मांगा ना कुछ, पर वो रोज बहुत गंदी अश्लील वीडियो और अश्लील फोटोज उसमें डालता है कि जिसमें वो वीडियो जो फोटोज में डालता है तो उसका रिलेशन कुछ खाने से होता है. माने ऐसे फल और फ्रूट्स डालता है कि शरीर का कोई अवयव उसमें दिखाई देता है. तो ये बहुत ही हर्टिंग बात है, बहुत ही दुखदायक बात है कि इस प्रकार से वो चैनल को डैमेज कर रहा है. 4500 से ज्यादा फॉलोअर्स थे, तो तकरीबन अभी 10 दिन में 1 लाख फॉलोअर्स कम हो गए. और बदनामी जो हो रही थी वो बहुत ही अलग है. कुछ लोगों को मालूम है कि भैया ये किसी दूसरे ने हैक करके ये डाल, पर जिनको मालूम नहीं तो वो यही लोग समझ कि भैया ये आप ही डाल रहे हो. इस टाइप का भी कुछ मैसेजेस और मेल मुझे आए. तो आप सबसे विनती है कि इस पर आप कुछ अमल करें. वैसे साइबर में हमने कंप्लेंट की है, पुलिस में कंप्लेंट की है, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं. पर सपोर्ट करने के बावजूद भी अब तक वो प्रोसेस जो है वो रुकी नहीं. रोज नए वीडियोज उसमें आ रहे हैं. और मैं माफी मांगता हूँ सबसे कि ये मेरे तरफ से नहीं हो रहा है और मेरे कारण आपको यदि, क्योंकि क्या है फेसबुक ऐसा है कि मोबाइल में दिखता है, बच्चों के सामने अचानक कुछ ऐसी चीजें, मम्मी क्या देख रही, तो कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी एक इमेज होती है. तो बस आप लोगों के जरिए यही कहूँगा मैं कि मैं कुछ भी करता हूँ, अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने बनाए, तो उसको सपोर्ट करने आप हमेशा है. पर इस कारण के लिए मैंने आपको बुलाना तो अच्छा नहीं लग रहा है. आपके व्यूअर्स को क्या एक मैसेज देंगे? मैं व्यूअर्स को यही मैसेज दूंगा कि प्लीज
उसको इग्नोर करिए, उसको क्लिक मत करिए, क्योंकि क्या होगा, क्लिक करने के बाद उसने बराबर ऐसे वो क्लिकिंग बटन बीच में रखिए, जब हम इजीली ऐसे पलटाते तो क्लिक होता, क्लिक होने के बाद आपका भी अकाउंट वो हैक कर सकता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि क्लिक हियर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे बात होने से रोकना है तो आप उस पर इग्नोर करिए, देखिए। कई मंत्री क्या कार्रवाई की है सर अब तक? साइबर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने हमें लेटर भी 2 लेटर्स भेजे, और जैसे भी कुछ होगा आगे तो वो बताएंगे। कोणत्या मंत्रीला तुम्ही कंप्लेंट केलं आहे का? काय? मंत्रीला कोणत्या मंत्रीला? किसी मंत्रियों को तो मैंने कहा नहीं, बट आपके जरिए मैं मंत्रियों को एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कड़ा से कड़ा कुछ तो भी एक रोक लगाए, और साइबर पुलिस को भी अभी आवश्यकता है अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, तो उनको डिप्यूट करके, जिनको समझता है उसमें, ऐसे ही लोगों को डिप्यूट करके आप कुछ तो कार्रवाई उसमें किया आपको जाए। क्या लगता कहाँ से हैक हुआ, कुछ ऐसा कुछ? ये चैनल जो है तो मैक्सिकन कुछ लोगों ने हैक किया, पहले भी मैक्सिको से ही हैक हुआ था, अभी किसी लेडी का नाम उसमें लिखा है कि कोई लेडी इसमें इन्वॉल्व है। अगली खबर, नागपुर में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन। अत्याधुनिक तकनीक से युक्त एशिया की प्रथम तथा देश की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क मिहान नागपुर का लोकार्पण स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नागपुर से सांसद और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, जिनके कारण विदर्भ के किसानों को राहत देने वाला ये भव्य प्रकल्प की शुभारंभ हो रहा है, ऐसे हमारे आचार्य रामदेव बाबा जी, जिन्होंने अपने सोच के साथ इस प्रकल्प में बहुत क्वालिटेटिव, गुणात्मक सहयोग भी किया है, और इसका क्रियान्वयन करने में जिनकी प्रमुख भूमिका रही, ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आचार्य जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि मैंने और देवेंद्र जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि नागपुर में फलों पर प्रक्रिया करने वाले एक बड़े उद्योग की शुरुआत आप मिहान में करिए, और यहाँ के किसानों को राहत देने के लिए आप उनको आशीर्वाद दीजिए, यह हमने उनसे अनुरोध किया था। मैं उनका आभारी हूं कि उनके सहयोग के कारण, उदार दृष्टिकोण के कारण, और समाज में जो शोषित पीड़ित हैं उनके विकास के लिए पतंजलि का उपयोग करके टेक्नोलॉजी को लाकर यहाँ के किसानों को राहत देने के लिए आचार्य जी ने इस प्रकल्प का निर्माण किया है। आचार्य जी को भी पता है, आप सबको भी पता है कि हमारे विदर्भ में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। यह आत्महत्या का मूल कारण यही रहा है कि यहाँ ज्यादातर लोग किसान कपास लगाते हैं, कुछ विभाग में सोयाबीन लगाते हैं, और फलों के रूप में संतरा, ऑरेंजेस, यह यहाँ के किसानों की फसल सही महत्वपूर्ण फसल है। पर इसको ठीक प्रकार से भाव न मिलने के कारण प्राइस मैकेनिज्म में किसानों का काफी नुकसान हुआ, और जिसके कारण आज बहुत बड़े प्रमाण पर किसान समस्याओं का सामना कर रहे थे। आज जब रामदेव जी ने इसका निर्णय किया तो हमारे यहाँ जो संतरा तैयार होता है उसमें जो छोटा संतरा है
वो मार्केट में 12 से 13 रुपए किलो के भाव से बेचा जाता है। आज सबसे पहली खुशी की बात है कि पतंजलि ने जाहिर किया है कि ये संतरा वो 18 रुपए किलो के भाव से खरीदी करेंगे। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। रोज करीब 800 टन संतरे की आवश्यकता है और उस हिसाब से संतरे का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश हम सबको करनी है और वो जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। मैं आचार्य जी को बताना चाहूंगा कि 15 दिन पहले मैं स्पेन में गया था और विदर्भ के करीब 20-25 किसान भी मेरे साथ थे और जो वैलेंशिया करके जो है, जो संतरे की जात है, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध है, जो पूरे दुनिया को संतरे का जूस देती है, वहां 4 दिन मैंने संतरे के बागों में, प्रोसेसिंग प्लांट में, पैकेजिंग यूनिट में जाकर हम सब लोगों ने उसका अध्ययन किया। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग संतरे का जो उत्पादन है पर एकड़ में हमारा 4 से 5 टन होता है और वैलेंशिया में, स्पेन में संतरे का उत्पादन 30 से 35 टन होता है। और इसलिए हमने ये अध्ययन किया कि उनका ये उत्पादन ज्यादा है, इसका कारण क्या है। उसकी एक बहुत अच्छी फिल्म 15-20 मिनट की, जिसमें ड्रोन से उसका शूटिंग किया गया था। 3-3 हजार, 4-4 हजार एकड़ का एक प्लॉट था। संतरे लगे हुए थे। संतरे को काटना कैसे, संतरे की कलम कैसे तैयार करना, और उनकी स्थिति तो इतनी खराब थी कि वो 200 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे और उस देश में कुएं करने के लिए मनाही की गई है। जमीन से पानी ले नहीं सकते। ऐसे स्थिति में उन्होंने कैसी सफलता मिलाई, ये हमने नजदीक से देखा। उसकी 15 से 20 मिनट की फिल्म है और अब आने वाले समय में आज ही वो फिल्म मैंने अपलोड करने के लिए मेरे साइट पर डालने के लिए बोला है। और हम आने वाले समय में विदर्भ के संतरा उत्पादकों का एक दिन का वर्कशॉप ले रहे हैं और जो नर्सरी वाले हैं उनको भी साथ में ले रहे हैं। उनकी जो संतरा लगता है वो 2 बाय 4 मीटर 6 मीटर पे लगता है। 1 एकड़ में हमारे यहाँ 100 संतरे के पेड़ लगते हैं और उनके यहाँ 300 पेड़ लगते हैं। संतरे को नीचे को जो पालवी फूटती है उसको वो काट देते हैं और बांबू का उपयोग नहीं करते हैं। वो 45 डिग्री से जो उसको फांदिया है उसको जमीन को बांध देते हैं। हमने पूरे टेक्नोलॉजी को हम समझ कर आए हैं और कलम भी अच्छी तैयार करेंगे। संतरे का कलम अच्छी लगाने के बाद उत्पादन भी बढ़ाएंगे, ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे और ऑर्गेनिक केमिकल का भी उपयोग करेंगे, ऑर्गेनिक खाद का भी उपयोग करेंगे। और रामदेव जी, आपको लगने वाला संतरा हम बड़े प्रमाण पर उपलब्ध करा कर देंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। संतरे के ग्रेडिंग करने वाले करीब 8-10 कारखाने शुरू हुए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो संतरे का एक पैकेजिंग सॉर्टिंग करने का यूनिट तैयार किया था वो बंद पड़ा था। देवेंद्र जी ने मेरे रिक्वेस्ट पर श्रीधर राव ठाकरे जो है आष्टी के, उनकी एक समिति बनाकर उनको चलाने के लिए दिया है। हमारा यहाँ का संतरा बांग्लादेश में निर्यात होता है, पर बांग्लादेश की सरकार ने उसके ऊपर 85% ड्यूटी लगाई है और इसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। बीच में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जो थी उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि संतरे की ड्यूटी मैं कम करने के लिए तैयार हूं, प्याज की ड्यूटी आप कम करिए। थोड़ा सा मामला था, पर अब बांग्लादेश में भी हमने एक नई योजना तैयार की है कि हमने समुंदर को नागपुर में लाया है, वर्धा में ड्राई पोर्ट का निर्माण किया है। अब वहां से डायरेक्ट संतरा हल्दिया जाएगा
और नदी के मार्ग से बांग्लादेश पहुंचेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और विदर्भ के किसानों को ज्यादा मुनाफा मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र के सरकार की ओर से संतरे के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं दी और संतरा निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे किसानों के लिए खेती में दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक है बीज और दूसरी है कलम, सीड और प्लांट। इन दोनों में जब तक बदल नहीं होगा तब तक उत्पादन में भी बदल नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां अच्छे स्टैंडर्ड की संतरे की नर्सरीज को तैयार करना आवश्यक है। हमारे जलगांव के जैन ग्रुप ने मोर्शी के पास कोशिश की थी, पर अब वैलेंशिया और नागपुरी संतरा इसका भी हाइब्रिड करके उत्पादन बढ़ाने वाली जाति को लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। रामदेव बाबा जी ने जो इनिशिएटिव लिया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे किसानों को राहत देने वाला है, युवाओं को रोजगार देने वाला है। जो बड़ा संतरा होता है अच्छे क्वालिटी का, वो डोमेस्टिक मार्केट में बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता यहां हम एक्सपोर्ट करेंगे, यहां भेजेंगे मार्केटिंग के लिए। बाकी संतरा जो है दुबई से लेकर बांग्लादेश तक हम उसकी निर्यात करेंगे और जो छोटा संतरा रहेगा उसके लिए हम लोग रामदेव बाबा जी को उस संतरे का सप्लाई करेंगे, पूरी तरह से करेंगे। हमारे एग्रो विजन की तरफ से इसकी पूर्व तैयारी को हमने शुरुआत की है। हमने स्पेन में यह भी देखा कि जमीन का, पानी का और पत्ते का परीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। किसान ये करते नहीं है। हमारी एग्रो विजन के तरफ से हम इसकी लेबोरेटरी भी खोल रहे हैं ताकि किसानों को इसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो। जमीन में कौन से मैग्नीज कम है, लोहा कम है, नाइट्रोजन, पोटैश किसकी कमी है, इसका भी उपयोग करेंगे और उत्पादन को बढ़ाते हुए ऑर्गेनिक खेती भी करने का प्रयास करेंगे। मेरा खुद संतरे का बगीचा है। हम जीवामृत का भी प्रयोग कर रहे हैं, ड्रोन से स्प्रेइंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलजोड़ी हमारे पास है और अब इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर भी खेती में प्रयोग करके हम उसका उपयोग कर रहे हैं। मेरा ग्रीन हाउस भी है और मेरी रुचि भी है और मैं ज्यादातर किसानों में, खेती और पानी में काम करता हूं। बाबा जी, मुझे आपके आशीर्वाद से अलग अलग यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 11 डॉक्टरेट्स मिली है और उसमें से 6 डॉक्टरेट डिलीट्स जो है वो कृषि विज्ञान और पानी के ऊपर मिली है। तो मैं पूरी तरह बैकअप में आपके इस प्रकल्प को रॉ मटेरियल के रूप में संतरा, मौसम्बी, नींबू, सब फल यहाँ कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़कर आपको सप्लाई हो सके, इसका हमारे एग्रो विजन के तरफ से हमने प्लानिंग करके काम शुरू किया है। हमारे यहाँ हर साल 3 लाख किसान आते हैं और करीब 13-14 साल से हम लोग बड़े प्रमाण पर एग्रो विजन का कार्यक्रम करते हैं। कॉटन, सोयाबीन, संतरा ऐसे अलग अलग सेल है। अनेक वैज्ञानिक हमारे बोर्ड पर है और हम लोग वर्कशॉप, 40 वर्कशॉप लेते हैं। हर साल देवेंद्र जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और इसलिए निश्चित रूप से यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाटर कंजर्वेशन का जो कार्यक्रम है वो संतरे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कैलिफोर्निया जिसको कहा जाता है, वरुण, मोर्शी और काटोल क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है और इसलिए हमने एक मंत्र आपके जैसा भी दिया है जो चल पड़ा है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और हमने ऐसे अनेक प्रकल्प उठाया। 1000 करीब अमृत सरोवर मैंने बनाए विदर्भ में, कृषि विद्यापीठ में भी हमने बनाए हैं और इसलिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर ये प्रकल्प आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगा। इसके लिए किसानों की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसा विश्वास आचार्य
बालकृष्णन जी और बाबा जी को मैं विश्वास के साथ कहता हूं। देवेंद्र जी से एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि हमारी जो 100-150 नर्सरीज है उसका टेक्निकल अपग्रेडेशन करने के लिए और महाराष्ट्र के भी नर्सरी के अपग्रेडेशन के लिए आप कुछ योजना तैयार करिए। देवेंद्र जी को पता होगा कि हमारी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी नासिक में जो विलास शिंदे जी की है, उन्होंने कलम सुधार दी तो वो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी ने 1500 करोड़ रुपए के अंगूर एक्सपोर्ट किए हैं। विलास शिंदे भी स्पेन की यात्रा में मेरे साथ थे और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी पणन के भी थे। तो ये दोनों को लेकर अगर ये कलम और बीज दोनों में अगर सुधार होता है तो वैसे ही महाराष्ट्र देश में कृषि क्षेत्र में बहुत आगे है और मेरा विश्वास है कि निर्यात में भी हम बहुत आगे निकलेंगे। यहाँ के किसान सुखी समृद्ध संपन्न बनेंगे और विदर्भ के किसानों की एक भी आत्महत्या नहीं होगी, ये हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और इसीलिए फिर से एक बार बाबा जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। विदर्भ की जनता की ओर से, विदर्भ के किसानों की ओर से, विदर्भ के संतरा उत्पादकों की ओर से और हम सब की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बालकृष्णन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक जोरदार ताला बजाकर बाबा जी का एक बार अभिनंदन करिए जोर से। हमारे ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार के डायरेक्टर घोष भी यहां बैठे, उनको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा और उनका इंस्टीट्यूट और स्पेन का संतरा वैलेंसिया, हमको अच्छा उत्पादन, अच्छी क्वालिटी, अच्छी टेस्ट चाहिए और 1 एकड़ में 30 टन संतरा तैयार करने का हमारा उद्देश्य है। निश्चित रूप से सबके सहयोग से वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और बाबा जी को बहुत बहुत आभार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। ओम ओम ओम। तो एक बार देवेंद्र फडणवीस साहब के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और अभिनंदन यहां जो सामने बैठे हैं और इतने ही उधर सामने वाले साइड में बैठे हुए, इतने उत्साह था लोगों के अंदर। और देखो हमारे फडणवीस साहब तो राजधर्म के, सेवा धर्म के, विनम्रता के, शौर्य वीरता पराक्रम के और निष्काम सेवा के एक बहुत बड़े प्रतिमान हैं। अभी गडकरी साहब ने बोला तो मेरे से बोल रहे थे, जो गडकरी साहब कह रहे हैं उसको कैसे उतारना, उसके लिए दिमाग में अभी से इनके चल रहा है कि इस जो 5 क्विंटल हो रहा है संतरा, उसको 25 क्विंटल कैसे बनाना, उसकी रूपरेखा 5 मिनट में दिमाग में तैयार कर ली। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे श्री देवेंद्र फडणवीस साहब के लिए। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। हिंदवी स्वराज्य के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इन्हें वंदन करता हूं। आज पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के इस भव्य उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित हम सभी के लाडले नेता, हमारे मार्गदर्शक और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मैन आदरणीय नितिन जी गडकरी, पतंजलि का सपना जिन्होंने देखा और उसको भव्य रूप से साकार किया, ऐसे हमारे योग पुरुष और पूरे देश में और दुनिया में योग को प्रतिष्ठा जिन्होंने दिलवाई, ऐसे श्रद्धेय हमारे बाबा जी, बाबा रामदेव जी और भगवे के साथ साथ सफेद का मिलन, ये एक ऐसा मिलन है कि ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी क्रांति करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य बालकृष्णन जी, आशीष जायसवाल जी, माननीय शिव प्रकाश जी,
श्रीमती स्वाति पांडे, श्री सागर जी मेघे, श्री आशीष जी देशमुख, श्री राम भरत जी, साध्वी देवप्रिया जी, सुरेश यादव जी, पीएन सिंह जी, हमारे विपिन इटनकर जी, हमारी महा ऑरेंज की टीम और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पूरे विदर्भ वासियों की ओर से बाबा रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्णन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बड़ा मेगा फूड पार्क आज यहां पर उद्घाटित हो रहा है। मुझे याद है कि आज से 9 साल पहले हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी। कई तकलीफें आई। मैं जब भी आचार्य जी को और जूस भी पीते रहो आप, ठीक है। बहुत बढ़िया जूस है भैया। मैं जब भी बाबा जी को और आचार्य जी को मिलता था, मैं कहता था नागपुर, उन्होंने कहा, वो कहते थे चिंता मत करिए, कितनी भी तकलीफें आने दीजिए, हम नागपुर का काम पूरा करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। और मैं ये बात और एक बताना चाहता हूं, जिस समय हमने उनको नागपुर में आने का अनुरोध किया, कई राज्यों की सरकारें उनको मुफ्त में जमीन दे रही थी और बुला रही थी, लेकिन मैंने और आदरणीय गडकरी जी ने उनको निवेदन करने के बाद बाबा जी ने कहा, चाहे जो हो जाए मैं विदर्भ में ही आऊंगा, मैं नागपुर में ही आऊंगा। और बाबा जी को जमीन मुफ्त में नहीं दी गई, सीधी आवंटित भी नहीं की गई। हमने बाबा जी को कहा, बाबा जी हमारे यहां तो पारदर्शिता है, हम तो टेंडर बुलाएंगे और जो जमीन का सबसे ज्यादा भाव देगा उसको जमीन देंगे। तो हमारी इच्छा है कि आपने उसमें आकर जमीन लेनी चाहिए और सबसे ज्यादा भाव आपने देना चाहिए। वो भी चैलेंज बाबा जी ने स्वीकार किया, लेकिन 3 बार हमने टेंडर निकाला, तीनों बार एक ही टेंडर आया, पतंजलि का, और किसी ने हिम्मत ही नहीं की। और ये जमीन यहां पर मिली और ये काम आज यहां पर पूरा हो रहा है। विशेष रूप से बाबा जी ने जो कहा था कि हमारे संतरा उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, उन किसानों का किसी भी प्रकार का संतरा हो, मैं उसको लूंगा और उस पर प्रोसेसिंग करूंगा। संतरे पे भी करूंगा, छिलके पे भी करूंगा, बीज पे भी करूंगा, हर चीज पर यहां पर प्रोसेसिंग हो रहा है। और अभी आचार्य जी ने कहा कि जितना संतरा है, अब उसका केंद्र ही हम यहां तैयार करेंगे, सारा संतरा यही लेंगे, उसका सॉर्टिंग ग्रेडिंग यहां पर करेंगे, हमारे ही कोल्ड स्टोरेज में हम किसानों को जगह देंगे, जिसको हमारे कोल्ड स्टोरेज में संतरा रखना है वो रखे, जब बेचना है वो बेचे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि केवल इस प्रकल्प के लिए नहीं, तो हमारे सारे संतरा उत्पादन करने वाले किसानों के लिए ये केंद्र एक वरदान साबित होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। और उसके साथ साथ सभी फलों का भी प्रोसेसिंग यहां पर होगा। हमारे लिए प्रोसेसिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिना प्रोसेसिंग का वेस्टेज होता है, बिना प्रोसेसिंग की कीमत नहीं मिलती है, और इसीलिए हम चाहते थे ये मेगा फूड पार्क बने, और ये आज बना है। अभी अभी नितिन जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात हमको बताई कि हम लोगों को एक नर्सरी तैयार करके यहां पर सेपलिंग जो है, जो हमारी कलम है, उसको तैयार करना चाहिए। तो बाबा जी से मेरी बात हुई, बाबा जी ने कहा यहीं पर हम नर्सरी तैयार करेंगे और सारा का सारा यहां पर ही हम लोग जो पौधा है वो तैयार करेंगे। बाबा जी, आपने ये जो काम हाथ में लिया है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो भी सुविधा चाहिए
वो महाराष्ट्र सरकार देगी और एक बहुत ही एडवांस नर्सरी ये यहां पर हम लोग मिलकर तैयार करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे जो प्लान यहां पर तैयार किए हैं एक एक करके वो पूरे हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारे किसानों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहां पर खड़ी होगी। मैं उसके लिए बाबा जी को, आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे ध्यान में बाद में आया कि इसको थोड़ा समय क्यों लगा, क्योंकि बाबा जी राह देख रहे थे कि देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेगा तभी इसका उद्घाटन करूंगा, इसलिए 2 साल बाबा जी ने टाइम निकाल दिया और बोले अब मुख्यमंत्री बने, अब आ जाओ। तो मैं बाबा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। तो आदरणीय हमारे माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, आपको प्रणाम है, वंदन है। और मैंने ज्यादा समय नहीं लेना क्योंकि आप दोनों को जाना है, आदरणीय हमारे सम्मानीय गडकरी साहब को भी जाना है। तो आपके दोनों के यह जो कुछ भी मिहान में आज जो दिख रहा है ना, यह मूर्त रूप, मुझे इस बात को कहते हुए बहुत प्रसन्नता है। ये तीनों महापुरुष परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी की दूरदृष्टि, आदरणीय। अगली खबर, विदर्भ सरकार की खास नजर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वित्त एवं योजना मंत्री के तौर पर आज यानी 10 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का पहला बजट पेश किया। यह पहली बार है जब अजित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए अजित पवार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसमें सड़कों के साथ साथ एयरपोर्ट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। अजित पवार ने राज्य के हवाई अड्डों के लिए कई बड़े ऐलान किए। अजित पवार ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लाइन का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। नवी मुंबई के उल्वे में 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का 85% काम पूरा हो गया और अप्रैल 2025 में घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इस बजट में खास बात यह रही है कि विदर्भ के हवाई अड्डों के विकास के लिए जोर दिया गया। इसमें नागपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, अकोला शामिल। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।